पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नक्सलियों ने फेंके पर्चे, मालखेड़ी और पुजारी टोला घटना पर जताया विरोध। पुलिस ने शुरू की पर्चे की जांच। शहर में कोरोना से हुई एक और मौत। वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर निवासी है मृतक। स्वरोजगार योजना पर रोक, कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप। भाजपा बोली योजना बंद नहीं, स्थगित की गई। यात्रियों से अधिक किराया लेने के मामले में 2 बसों पर किया गया 2-2 हजार रुपए का जुर्माना। और अब खबरें विस्तार से। कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन गढ़ी थाना अंतर्गत जंगलों में नक्सलियों द्वारा फेंके गए पर्चे मिले हैं, जिसमें जन मुक्ति छापामार सेना, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी कान्हा और भौरमदेव डिविजनल कमेटी लिखा है। चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि उन्हें भी यह पर्चे प्राप्त हुए हैं। इस मामले की पूरी जांच कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस पर्चे में 15 दिसंबर 2020 की तारीख डली हुई है, जिसमें नवंबर 2020 बैहर थाना अंतर्गत मालखेड़ी पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली शारदा और 9 जुलाई 2019 को लांजी के पुजारी टोला में मारी गई नक्सली मंगेश और महिला नक्सली नंदे का जिक्र है। बड़ी बात इस पर्चे में दिखाई दे रही है कि जब यह पर्चा 15 दिसंबर 2020 का है तो किरनापुर के केन्ही से लगे जंगल बोरवन और सिरका में 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी रात को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारी गई 2 महिला नक्सली शोभा और सावित्री का उल्लेख नहीं किया गया है। इन पर्चों में मुख्य रूप से बीती मुठभेड़ में शामिल हॉक फोर्स और पुलिस के अधिकारी और कुछ जवानों के नाम भी लिखे हुए हैं और उन्हें देख लेने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन द्वारा कान्हा राष्ट्रीय पार्क के जंगलों में सीआरपीएफ की बटालियन तैनात किए जाने का भी विरोध किए जाने की बात लिखी हुई है। यही नहीं, पर्चे के माध्यम से नक्सली गांव-गांव में नए नक्सलियों की भर्ती करने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद ही पर्चे की सत्यता के विषय में और अधिक जानकारी मिल पाएगी। आज कुछ स्थानीय लोगों से ये जानकारी मिली कि कान्हा के आसपास के क्षेत्र में कोई एक पर्चा फेंका गया है, जो स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित को पहुंचाया गया है, जो हम तक भी प्राप्त हुआ है। उसका हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि ये पर्चा किसके द्वारा फेंका गया, किसने इसको जारी किया है। साथ ही साथ अन्य उसमें जो जानकारियां हैं, कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी एकत्र की जा रही है कि क्या किस तरह से क्या संबंधित है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है पर्चे के बारे में? उसमें हो सकता है हम दोनों तरह से ही कार्रवाई इसमें की जा रही है कि ये भी मान के हम चल सकते हैं कि मान लीजिए पर्चा यदि सही भी है तो पुलिस की तरफ से उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से ये निकला है, वहाँ पर सघन सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई लगातार की जाएगी। साथ ही साथ जैसा कि अभी इन दिनों लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं होती आ रही हैं, अन्य सूचनाएं मिल रही हैं, तो पूरा पुलिस फोर्स सजग है। साथ ही साथ तब सभी थाने में, चौकियों में अलर्ट जारी किया हुआ है। और इसी तरह से हमारा जो नक्सल विरोधी अभियान है, जिसमें मंडला जिले से, बालाघाट जिले से, राजनांदगांव, कवर्धा, गोंदिया जिले से, ये जो ट्राई जंक्शन है या जो हमारा तीनों राज्यों की पुलिस मिलकर नक्सल विरोधी अभियान में जो अच्छा कार्य कर रही है, वो लगातार जारी रहेगा। कोरोना से इलाज के दौरान शहर के वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर निवासी सिंचाई विभाग में कुशल हेल्पर के पद पर कार्यरत लेखीराम ढाके, उम्र 57 वर्ष की 21 दिसंबर की सुबह जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मौत हो गई, जिनका कोरोना गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार स्थानीय जागपुर घाट में कर दिया गया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों से मिल रही जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर को लेखीराम ढाके के परिजन उन्हें जिला अस्पताल में लेकर आए। जानकारी के अनुसार उनके परिजनों ने इलाज के लिए उसे नागपुर ले गए थे। इस दौरान वे कोविड पॉजिटिव हो गए। बीपी, डायबिटीज सहित अन्य बीमारी से पीड़ित होने की वजह से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका।
21 दिसंबर की सुबह श्री डहाके का निधन हो गया, जिनका कोरोना गाइडलाइन के तहत स्थानीय जागपुर घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि जिले के भीतर लगातार कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। यह अलग बात है कि लोग जिले के भीतर इलाज न करवाकर गोंदिया, नागपुर जा रहे हैं। इस दौरान अकेले दिसंबर माह में दूसरे जिलों में जाकर इलाज कराने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कोविड पॉजिटिव लोगों की मौतों के आंकड़े भी बहुत अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। यह बात अलग है कि कोरोना मरीजों के परिजनों के द्वारा उनकी मौत की जानकारी जिला अस्पताल को नहीं दी जा रही है, जिस कारण अभी जिला अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत के आंकड़े केवल 12 लोगों की मौत होना दर्शाई जा रहा है। 20 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 7 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 18 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 20 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 2920 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2738 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 134 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 35 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर को बालाघाट जिले के 7 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में कटंगी तहसील के ग्राम खमरिया का 38 वर्षीय पुरुष, लालबर्रा तहसील के ग्राम जाम का 52 वर्षीय पुरुष, बकौड़ा की 60 वर्षीय महिला, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 4 का 37 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 19 की 37 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 1 का 51 वर्षीय पुरुष, 44 वर्षीय महिला शामिल हैं। जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम आमगांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में पिता पुत्र सहित 4 लोग घायल हो गए। चारों घायल पंकजपुरी गोस्वामी 38 वर्ष, उसके पिता यशवंतपुरी गोस्वामी 66 वर्ष, महेंद्र खरे 27 वर्ष और रविंद्र सिल्लारे 47 वर्ष सभी आमगांव निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 18 दिसंबर की रात्रि ग्राम आमगांव में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान महेंद्र खरे को राजेश पांचे, अतुल पांचे, गोपाल चौधरी ने हाथ मुक्के से मारपीट की थी, जिसका बीच बचाव पंकज गोस्वामी ने किया था। इस मामले की गवाही के शक में पंकज गोस्वामी से मारपीट की गई। इस दौरान उसको बचाने आए उसके पिता और एक अन्य व्यक्ति रविंद्र सल्लारे भी इस घटना में घायल हो गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना संक्रमण काल में युवा उद्यमी स्वरोजगार स्थापित करने वाले या फिर कृषि कार्य के लिए लोन लेने की योजना बना रहे युवाओं की योजना को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी अब भाजपा पर युवा विरोधी होने का दावा लगा रही है। वहीं भाजपा पार्टी के सदस्य बताते हैं कि योजना स्थगित की गई है, बंद नहीं। कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान पार्षद शफकत खान बताते हैं कि योजना बंद करने का मतलब ये है कि प्रदेश शासन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वह लोन देने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए इस योजना को बंद कर दिया गया है। युवा उद्यमी लोगों के लिए रोक लगाना मतलब ये है कि सरकार की हालत खराब है फाइनेंशियल। ये दर्शाता है कि अब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है मध्य प्रदेश सरकार की फाइनेंशियली। तो इसी के कारण से ये फैसला लिया। अब ये इनका जवाब सरकार को देना है। सरकार बोलती है हम गरीबों की सरकार है, गरीबों की सबसे ज़्यादा सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं, तो छीनते काहे को अभी बेरोजगार क्यों बना रहे हो? कांग्रेस पार्टी जनता के साथ पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। जहां आवाज जनता देगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, जो जनप्रतिनिधि, उनके साथ हमेशा खड़े रहे। और जो इतनी योजना बना के करोड़ों रुपए खर्च करके, एडवर्टाइज करके, कार्यक्रम करके जो खर्च किए, वो भी खर्चा एक बड़ा हुआ था। उसी के माध्यम से ये थोड़ी राहत दिए थे, तो ये तो और जनता को परेशानी हो गई। अभी कोविड का साल चल ही रहा है, लोगों की हालत वैसी खराब है, लोग धंधे पानी से घर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि मानते हैं कि इस योजना के बंद होने से व्यक्तिगत युवाओं को नुकसान होगा। जिन्होंने भविष्य की योजना तैयार की थी, उनको अपनी योजना स्थगित करनी पड़ेंगी। तो क्या मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जाने वाली उद्यमियों के लिए जो योजना है, उसको बंद कर दिया गया सरकार द्वारा। इसमें क्या होता था कि युवा उद्यमी अपना स्वरोजगार के अवसर तलाशते हुए जो है नए कामों को लेकर बैंक में अप्लाई करते हैं,
और इन योजनाओं के माध्यम से उनका लोन अप्रूव होता है, उसमें उनको सब्सिडी मिलती है और वो फिर अपना व्यापार करते हैं। एक तरफ सरकार जो है, प्रधानमंत्री देश के बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, स्वरोजगार की ओर जाइए, रोजगार के बजाय स्वरोजगार की ओर आगे बढ़िए, और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार जो है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसी उद्यमी योजनाओं को बंद कर रहे हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। इसमें युवाओं को बहुत नुकसान होगा। युवा उद्यमी के पास में कहीं आर्थिक अगर कोई कमजोर है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। इस बात का कांग्रेस विरोध करती है। देखिए, नुकसान तो इसमें व्यक्तिगत नुकसान है। हर उस युवा का नुकसान है जो एक सोच, एक स्वप्न लेकर कोई पढ़ाई करके आता है और उसके बाद एक सोच रहती है, एक आइडिया रहता है और वो सोचता है मैं ये व्यापार कर पाऊँ, और उस योजना के माध्यम से वो लोन के लिए अप्लाई करता था, उससे अपनी लोन मिलता था, वो व्यापार करता था और धीरे धीरे वो स्वरोजगार के साथ में और अन्य लोगों को रोजगार देने लायक बन जाता था, छोटा मोटा उद्यमी बन जाता था। देखिए, कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, हमारे जो बेरोजगार युवा है, किसान भाई है एवं अन्य छोटे छोटे व्यापारी है, जिनको शासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक मुश्त राशि मिल जाती थी, जिसके कारण वे अपना व्यापार करते थे। इस रोक के लगाने से जो मध्य प्रदेश के लाखों युवा है आज बेरोजगार हो जाएंगे। किसानों को जो अलग अलग प्रकार से योजनाओं का फायदा मिलता था, उनको उक्त योजनाओं का फायदा न मिलने के कारण वे लोग भी आने वाले समय में दर दर भटकने को मुहताज हो जाएंगे। आने वाली 3 जनवरी को कांग्रेस सेवा दल की जिला स्तरीय एवं ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक हम लोगों ने बालाघाट जिला मुख्यालय में रखी है। जो ये इस प्रकार का आदेश मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई है, हम लोग आम जनता, किसान, युवा की लड़ाई 3 जनवरी को आने वाले समय में मैदान में आकर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और हम सदैव मध्य प्रदेश के युवा किसान भाइयों के साथ में सदैव खड़े। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बताते हैं कि प्रदेश शासन द्वारा इस योजना को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है, ना कि बंद। हो सकता है इस योजना में कुछ खामियां रही होंगी, इसीलिए उसे कुछ अपडेट करने के लिए कुछ दिनों के लिए स्थगित किया हो। नहीं, ये सरकार ने योजना बंद नहीं किया है कि हो सकता है कि जो कुछ मतलब जो उनकी जो कार्य योजना है उसमें कोई भी खामियां होगी या कोई त्रुटि होगी, तो उसमें कुछ उनको संशोधन करना होगा और इसीलिए उन्होंने बंद नहीं किया है, स्थगित किया है कि कुछ मतलब संशोधन करने के कुछ और अच्छा सुधार कर रहे होंगे, तो अच्छा करने के लिए उसको स्थगित किया। स्थगित के बाद में जो उनका निर्णय अच्छा होगा उसके बाद में वो चालू करेंगे। तो इसमें कोई बंद वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो चालू होगी। बस इसमें जो भी सुधार करना होगा इसके लिए उन्होंने स्थगित किया है। ये निश्चित रूप से चालू होगा। अभी तात्कालिक रोक है, ये कुछ समय के लिए है, क्योंकि ये कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पूरे देश की लड़खड़ाई है। फिर भी उसके बाद भी हमारी सरकारों ने जरूरतमंदों तक, चाहे वह अर्थ की व्यवस्था हो या अनाज की व्यवस्था, पहुंचाने का काम किया है। और यह योजना भी बंद नहीं की गई है। अभी जब गोंदिया मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, जब उनके संज्ञान में हमने यह बात लाई थी, तो उन्होंने हमें विस्तार से बताया था आर्थिक स्थिति, आर्थिक परेशानी के कारण अभी योजना को कुछ समय के लिए रोका गया है, लेकिन जल्द ही इसे नए स्वरूप में बहुत सुलभता से युवा अपना रोजगार स्थापित कर सके पुनः लाया जाएगा और बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग अपना आवेदन अभी भी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। वह जल्द ही योजना चालू होगी। जैसे ही सरकार के पास अर्थ की व्यवस्था होगी, वैसे ही वह योजना चालू होगी। और उसमें तो अभी बहुत सी जमीनें भी बालाघाट जिले में आवंटित की गई हैं उद्योग विभाग के नाम से, जिसमें ऐसे हमारे रोजगार स्थापित करने वाले, उद्योग स्थापित करने वाले युवाओं को वह जमीन भी आवंटित की जाएगी सरकार की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी भी मानते हैं कि शायद कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए कुछ दिनों के लिए योजना स्थगित की गई हो। अभी कोरोना पीरियड में थोड़ी सी अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये अस्थायी रोक है, ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। जैसी स्थिति सामान्य होगी फिर शुरू। निश्चित ही प्रदेश शासन द्वारा इस योजना को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया हो, लेकिन बीते कुछ महीने से लगातार बैंकों के चक्कर लगा रहे उन युवा उद्यमी और अपने व्यापार को बढ़ावा देने की योजना बना रहे स्ट्रीट वेंडरों को भी कुछ दिनों के लिए अपने योजना पर रोक लगानी होगी। देखना अब यह है कि प्रदेश सरकार इस योजना को स्थगित करती है या फिर हमेशा के लिए बंद। ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
जिले के कर्नापुर थाना अंतर्गत केन्ही से लगे हुए बोरवन और सिरका के जंगलों में 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी रात को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान मारी गई 2 महिला नक्सली में से एक महिला नक्सली सावित्री का अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा 21 दिसंबर की शाम को स्थानीय जागपुर घाट में किया गया। बता दें कि इस मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को पुलिस द्वारा मार गिराया गया था। इस दौरान मलाजखंड दलम में सक्रिय शोभा मूल निवासी गढ़चिरौली को और दूसरी महिला नक्सली दरेकसा दलम में सक्रिय सावित्री मूल निवासी बस्तर छत्तीसगढ़, इन दोनों इस मुठभेड़ में मारी गई थी। पुलिस द्वारा दोनों मृतक महिला नक्सलियों के परिजनों को सूचना दे दी गई थी, जिसके आधार पर 18 दिसंबर को मृतक नक्सली शोभा के परिजन उसका शव का अंतिम संस्कार करने के लिए गढ़चिरौली ले गए, लेकिन दूसरी मृतक महिला नक्सली सावित्री के परिजन नहीं आए, जिसके बाद पुलिस द्वारा 21 दिसंबर की शाम को प्रशासन की उपस्थिति में स्थानीय जागपुर घाट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि यह पहला मौका नहीं था जब नक्सलियों के परिजन उनके शव लेने के लिए नहीं आए। इसके पहले भी जुलाई 2019 में लांजी के पुजारी टोला में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली नंदे और नवंबर 2020 में जिले के बैहर थाना अंतर्गत जंगल में मारी गई महिला नक्सली शारदा के परिजन भी उसे लेने नहीं आए थे। इसके बाद पुलिस द्वारा प्रशासन की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने 21 दिसंबर को कटंगी से नागपुर मार्ग पर चलने वाली यात्री बसों की आकस्मिक जांच की और बस संचालकों को निर्देशित किया कि वे कोविड नियमों का पालन करते हुए बसों का संचालन करें। यात्रियों से नियत किराया ही लें, अधिक किराया ना लें। कटंगी से नागपुर जाने वाली बसों में यात्रियों से अधिक किराया लिए जाने की शिकायत पर परिवहन अधिकारी द्वारा निजी ट्रेवल्स की 2 बस पर 2-2 हजार रुपए का चालान काटा गया है। बस संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे परिवहन नियमों एवं कोविड नियमों का पालन करते हुए बसों का संचालन करें और यात्रियों से अधिक किराया ना वसूलें, वरना बसों के परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को बैहर रोड में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दुर्गा उर्फ दुर्गेश ठाकुर 30 वर्ष वार्ड नंबर 6 बैहर रोड बालाघाट निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष 17 सितंबर 2019 की रात नगर के वार्ड नंबर 5 लहरी नगर बाईपास स्थित एक मकान में नकदी सोने चांदी के जेवरात मोबाइल सहित 2,86,000 रुपए की चोरी हुई थी। प्रार्थी रमेश कुमार पंचेश्वर द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में 4 आरोपी रोहित मानेश्वर, जीतू उर्फ जितेंद्र सहारे, राजू सोनी और नीरज सोनी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और दुर्गी उर्फ दुर्गेश ठाकुर फरार था। शहर के वारासिवनी रोड कालीपाट मंदिर के सामने एम्बुलेंस स्कूटी को ठोकर मारकर फरार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में एम्बुलेंस की ठोकर से स्कूटी में सवार एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। सभी घायल शकुन कुशराम 40 वर्ष, कुमारी लता कुशराम 20 वर्ष और शुभम कुशराम 22 वर्ष सभी निवासी कालीपाठ मंदिर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोतवाली पुलिस ने फरार एम्बुलेंस को अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक 21 दिसंबर की शाम 7:30 बजे शुभम कुशराम अपनी मां शकुन कुशराम के साथ बहन लता कुशराम को स्कूटी में बूढ़ी के डॉक्टर के पास इलाज करवाने ले जा रहा था। जैसे ही शुभम स्कूटी से अपनी मां शकुन और बहन लता को लेकर कालीपाठ मंदिर से रोड पर आगे आया, उसी समय वारासिवनी तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एम्बुलेंस स्कूटी को ठोकर मारकर फरार हो गई। एम्बुलेंस की ठोकर से स्कूटी में सवार शुभम, उसकी मम्मी शकुन और बहन लता घायल हो गए। बुलेटिन तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।